यस कम इन। बैठिए। डिप्टी मैनेजर इन एसबीआई। जी सर। एसबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया। ऐसा क्यों है? इंडिया शब्द क्यों है इसमें? सर क्योंकि इंडिया का टॉप मोस्ट बैंक है और जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो इसमें इंडिया के कई तरह के बैंक्स मिलकर के इसको बनाया गया है सर। ये मास्क हटा दीजिए आप। थैंक यू सर। तो आप डिप्टी मैनेजर की पद पर हैं। जी सर। आरएस में क्यों आना चाह रहे हैं? सर मैं आरएस में इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि इसके एक नहीं कई सारे रीज़न्स हैं। सर बचपन से ही मेरी इच्छा थी आरएस बनने की और मैंने अपनी सोसाइटी में ये देखा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा एक बहुत ही अलग ही होता है, और ही अलग होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स का। और सर मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसलिए मैंने सारे तो आप ऑलरेडी कॉम्पिटिशन सर्विस में हो, आपकी पे ग्रेड मुझे लगता है कि आरएस से भी ज़्यादा है, जी तो सर। फाइनेंशियल सपोर्ट तो यहाँ ज़्यादा मिल रहा है। जी और बचपन से अगर आपको आरएस ही बनना था तो बहुत समय नहीं लगा दिया आपने। जी सर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद में जब बैंक में मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई तो सर मुझे काफ़ी समय तक तो एहसास नहीं हुआ कि मुझे बनना चाहिए। फिर मेरे कॉन्टैक्ट में कई सारे, जब मैंने काम के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखा, मुझे उनसे प्रेरणा मिली और 2018 में सर यूपीएससी टॉपर अनु कुमारी जी के जीवन से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैंने देखा कि वो वर्किंग मदर थी और परिवार, घर परिवार, आपके विचारों में बच्चे। मुझे थोड़ा विरोधाभास नज़र आ रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपको बचपन से पता था आपको यहाँ जाना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट के बाद में आपको प्रेरणा मिली। जी सर। आप कोई एक नहीं आंसर नहीं सर, दे पाए। मैं बनना शुरू से चाहती मुझे थी। तो दूसरा ये भी लग रहा है कि यहाँ आप डिप्टी मैनेजर बन कर के रोल में हैं, यहाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा है बजाय कि आरएस में। सर आरएस में सर लोगों से जुड़ाव ज़्यादा है, कनेक्शन ग्रेड ज़्यादा पे है। क्या है आपके अभी प्रेजेंट सर पोस्ट का? 63,000 बेसिक पे है। और आरएस में एसडीओ का क्या रहेगा? सर उसमें 5400 ग्रेड पे है। तो आप तो नुकसान में हैं। जी सर। तो ये तो डिसीजन एक अच्छे मैनेजर का नहीं होता है। सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सर बैंक में मेरा एक सीमित दायरा है और यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी। और सर जो मेरी स्टडीज़ हैं, स्किल्स हैं, मुझे लगता है कि उनको बेहतर मैं सिविल सर्विसेज में ज़्यादा अच्छे से उसको निखार सकती हूँ। मनी सप्लाई क्या होता है? सर मनी सप्लाई इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कैश और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, और इसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके भी मनी सप्लाई किया जाता है सर। टैक्स कैलकुलेशन आज के सीन में किस तरीके से हो रहा है? जी सर, टैक्स कैलकुलेशन 2.5 लाख तक तो टैक्स वेवर है, उसके बाद सर 5 लाख तक 5% है, 5 से 10% के बीच में सर 20% है और उसके अबव 30% का स्लैब है। कंफर्म? जी सर। फिर सोच लीजिए आप। सर जितनी अभी तक भी जानकारी है मेरी, मुझे यही ध्यान है, अगर कुछ चेंजेस हुए तो सर शायद मेरी नॉलेज अपडेशन नहीं है अभी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की योजनाएं इस प्रकार से हैं कि टैक्स की लिमिट उन्होंने धीरे धीरे रिड्यूस करते करते 2.5 लाख तक ले आए हैं ये, और दूसरी तरफ से टैक्स सैलरी इंक्रीज़ कर रहे हैं। दोनों में एक नीतिगत विरोधाभास देखने को मिलता है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि टैक्स वैक्स हटा दें, सैलरी कम कर लें। पहले तो आप ज़्यादा देते हो, बाद में उसमें से कट कर लेते हो, कितना तकलीफदेह होता है ये। जी सर, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती है, ग्लोबलाइजेशन है, सर सैलरी की भी ज़रूरत है। और सैलरी क्या है? आज किसी व्यक्ति को 60,000 रुपये आप पे करते हो, 20,000 वापस आप इनकम टैक्स में ले लेते हो। इससे अच्छा 40,000 ही देते। उसको दर्द तो नहीं होता कि मुझसे छीन ली गई है। जी सर सॉरी, इसमें मुझे ये इसका नहीं है नॉलेज है कि गवर्नमेंट की क्या कैलकुलेशंस रहती हैं, तो मुझे लगता है कि सर नहीं, मैं कैलकुलेशन की बात, इकोनॉमिक कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। क्या ऐसा नहीं कर देना चाहिए? एक जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो बनता है पब्लिक, और पब्लिक गवर्नमेंट से ग्रीवेंस भी रखती है इस बारे में कि क्यों मुझे इतना दिया और फिर इसमें से आधा तो आपने ले लिया, इससे अच्छा आधा ही देते मुझे। सर गवर्नमेंट का ये टारगेट रहता है कि मैक्सिमम सैलरी दी जाए, आप उसको इन्वेस्ट करें, अलग अलग स्कीम्स में लगाएं और सेविंग भी करें, और फिर जो आपका जो एक्चुअल आपकी इनकम है उस पर टैक्स बनता है, तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। तो सर मुझे लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसी काफ़ी इकोनॉमिस्ट के से विचार विमर्श करके बनाई जाती है, तो सही है सर ये।
इंटरनेशनल मार्केट में कौन से बैंक हैं? सर इंटरनेशनल मार्केट में सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही। वर्ल्ड बैंक नाम है ना कुछ? जी, वर्ल्ड बैंक है। क्या करता है वो? सर वर्ल्ड बैंक का मेजर रोल है जो भी नेशंस हैं उनको फंडिंग करना, और स्पेशली उन सेक्टर्स में फंडिंग करना जहाँ पे डेवलपमेंट के, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस को फंडिंग करता है डेवलपमेंट के लिए। वर्ल्ड बैंक और आपके एसबीआई में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? सर सिमिलैरिटीज़ है कि हम भी फंडिंग करते हैं, स्पेशली जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है वो डेवलपमेंट के लिए होती है, और वर्ल्ड बैंक भी सर डेवलपमेंट के लिए लैंडिंग करता है। सर ठीक है, आपने दो सब्जेक्ट्स में नेट किया है, जी सर। बायोटेक्नोलॉजी और सोशियोलॉजी। जी तो नेट करने के पीछे आपका क्या पर्पज़ रहा? जी सर, मैंने जो बायोटेक्नोलॉजी में नेट किया है वो मैंने सर एक ऑप्शंस के लिए, करियर ऑप्शंस के लिए, और सर सोशियोलॉजी में जो नेट किया है वो मैंने कंप्लीशन के लिए कि मेरी स्टडीज़ जो है, जो मैंने पढ़ा है वो किस स्टेज तक मैं पढ़ पाई हूँ, क्या वो इतना कंप्लीट है मैं नॉलेज कि मैं नेट क्लियर कर पाऊँ, और सर एक डिग्री के लिए किया है मैंने। अच्छा, तो फिर आगे आपने पीएचडी और उनके लिए कभी विचार नहीं किया? जी नहीं सर। ठीक है, आगे विचार है? नहीं सर, मेरा विचार नहीं है। ठीक, आप अभी डिप्टी मैनेजर पद पर कब से कार्यरत हैं? सर मैं 2012 से कार्यरत हूँ। 2012 से। ठीक, चूँकि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये लोन मॉरिटेरियम क्या है? जी सर, लोन मॉरिटोरियम वो पीरियड होता है जिसमें कस्टमर को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं चुकाना होता है। एक तरीके से ग्रेस पीरियड है। स्पेशली कोरोना के टाइम पे बैंक ने मॉरिटोरियम दिया है ताकि उस टाइम पे लोगों की अगर सैलरी नहीं है, इनकम नहीं है, तो उनको वो पैसा चुकाना नहीं पड़े। लेकिन वो एड ऑन होता है सर, बाद में उसको देना होता है। कितने टाइम के लिए किया था ये? सर ये 3 मंथ्स के 2 ड्यूरेशन में दिया था, टोटल 6 मंथ्स का मॉरिटोरियम पीरियड था। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया इस पर, क्या जजमेंट है? सर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जो मॉरिटोरियम पे जो भी इंटरेस्ट बना है उस पर भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाए। मीन्स जो इंटरेस्ट है सिर्फ वही पे करना हो कस्टमर को, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करना हो। और कस्टमर्स की क्या डिमांड थी? कस्टमर्स की सर ये डिमांड थी कि इंटरेस्ट पूरा माफ़ किया जाना चाहिए। कंप्लीट माफ करना जी चाहिए। सर। अभी बैंकों की प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एक आंदोलन चला, जी क्या कारण रहा है इसका? क्या था ऐसा कि वो आंदोलन करना पड़ा बैंक कर्मियों को? जी सर, बैंक कर्मियों की आशंका है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाने से उनके जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं सर जो प्राइवेट सेक्टर जिसके हाथ में जाता है उनका एक अलग प्रेशर रहेगा। तो सर स्पेशली जॉब सिक्योरिटी और जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट के मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे एम्प्लॉयज़ को, ऐसी सर स्टाफ की और एम्प्लॉयज़ की आशंका है। तो अभी अचानक ऐसा करने का क्या कारण रहा? सर प्राइवेटाइजेशन करने का अभी आंदोलन करने की वजह क्या रही? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किया या उनको लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है? जी सर, प्राइवेटाइजेशन के जो आंदोलन हुआ है उसका मेन रीज़न ये था कि निर्मला सीतारमण जी ने जो अपना बजट अनाउंस किया है उसमें उन्होंने 2 गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात की और एक इंश्योरेंस सेक्टर को। इसलिए सर 2 है या फिर बाद में कुछ ज़्यादा को शामिल कर लिया? जी सर, उन्होंने बजट में तो 2 ही अनाउंस किए थे, लेकिन उन्होंने टोटल 4 का अनाउंसमेंट किया है। कौन कौन से हैं? सर ओबीसी है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, इसके अलावा सर 2 मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मैंने पढ़े हुए तो हैं पर अभी भूल गई। अच्छा, आपका ये जैसे जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है थोड़ा डाइवर्सिफाइड तो है ही। जी नेट सेट आपने कब किया था? सर मैंने बायोटेक्नोलॉजी में 2010 में किया है और सोशियोलॉजी में 2017 में किया है। नेट करते समय तो आपको कहीं ना कहीं होगा एजुकेशन फील्ड में जाना है, तभी जी नेट मैम, किया जी होगा। जी मैंने मैम करियर ऑप्शन के लिए किया था। हाँ। मुझे ये था कि एमएससी के बाद में मैं नेट कर लेती हूँ और अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो मैं उस सेक्टर तो में जाना चाहती उस हूँ। दौरान बैंक के लिए निकली होगी वैकेंसी, जी फिर मैम। आपने ये फिल कर दिया। जी मैम। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जी गया। मैम। ठीक है। अच्छा, बैंक्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं? बैंकिंग सेक्टर को डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स? मैम इसमें मेनली नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, बैंक्स का एनबीएफसीज। हाँ बताइए। मैम नेशनलाइज्ड बैंक्स, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक्स, और इसमें एनबीएफसीज आते हैं मैम, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। और मैम मुझे कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते जी कोऑपरेटिव बैंक्स। हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? मैम कोऑपरेटिव बैंक्स
कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1956 के तहत दर्ज किए जाते हैं उनको बैंकिंग लाइसेंस अलग से नहीं मिलता है। और उस पर मैम गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, आरबीआई सिर्फ उसकी ऑडिट देखता है। आरबीआई की मॉनिटरिंग इतनी नहीं होती है जितनी नेशनलाइज बैंक की आरबीआई की मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है। ऑपरेटिव बैंक बाकी बैंक से, प्राइवेट सेक्टर बैंक से या पब्लिक सेक्टर बैंक से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस तरह से अलग है? जी मैम सर्विसेज में जी मैम उनकी इंटरेस्ट रेट मैम ज़्यादा होती है और उनका जो फोकस होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर पे होता है और गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उनको लैंडिंग करना होता है मैम। अच्छा, अब जैसे आप जिस पोस्ट पे भी काम कर रही हैं, कार्यरत हैं, डिप्टी मैनेजर है ना, और फ्यूचर में आप किसी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी, तो दोनों में आप क्या अंतर देखती हैं? आपके यहाँ की कार्यप्रणाली या क्या किस तरह से आप कार्य कर रही हैं जी, या प्रोफाइल की जैसे हम बात करते हैं, और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप जी में? मैम एज अ मैनेजर मैं सेम मैनेजमेंट कर रही हूँ ह्यूमन एंड रिसोर्सेज का। एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैम मैनेजमेंट रहेगा ह्यूमन रिसोर्सेज का, बट एट अ डाइवर्सिफाइड फील्ड एंड एट अ कॉम्प्रिहेंसिव लेवल, मीन्स ज़्यादा वाइडर फील्ड रहेगा। और मैम अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में ज़्यादा रहेंगे और मुझे बैंकिंग में एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेस कम रहते हैं मैम। तो कोई और अंतर आपको दिख सकता है मैम के दायित्व में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो? मैम ड्यूटीज़ इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग होती है, कस्टमर्स लोगों से जुड़ाव होता है, डायरेक्टली आप अकाउंटेबल होते हो टू सिटीजन्स। तो मैम वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा होती है। मैडम पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है आपकी? सर फैमिली में कितने मेंबर्स हैं अभी? जी सर मेरे माता पिता भी हैं और इधर ससुराल में सर मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड, एक बेटा है मेरा 6 साल का। जी। प्रशासनिक सेवाओं में आने के बाद में जितना टाइम अभी दे पा रहे हो, जी देखिए वहाँ प्रशासनिक अधिकारी के लिए टाइम कुछ नहीं होता है, टारगेट होता है, जी है ना। अभी तो आपके लिए बिल्कुल फिक्स टाइम है बैंक का, आपको बिल्कुल टाइम पे जाना है, टाइम पे छुट्टी हो जाएगी, घर आके घर की जिम्मेदारियाँ निभा लो। जी लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी सुबह जब अपनी ड्यूटी पे जाता है, कभी घर पे ये कह के नहीं जाता शाम को कब आएंगे। क्या प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद जो दायित्व अभी घर से जुड़े हुए हैं जी उनको पूरा कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। दूसरा, अभी आपका एक निश्चित काम है बैंक में, उससे दूर हट के आपको कुछ नहीं देखना है। वहाँ आपके काम के दायरे इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इतनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आपके सामने आएगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ गई, कहीं चुनाव के मामले आ गए, कहीं किसी जगह कोई शिविर लग गए, तो वहाँ पर आपको घर की जिम्मेदारियों से बिल्कुल अपने आप को कन्नी काट के वो काम करने की प्रायोरिटी आपकी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि वो सरकार के द्वारा जिस कार्य के लिए आपको लगाया उसमें हो जाएंगे। तो इसमें आप क्या तालमेल बिठा लेंगी, जबकि आपको सर ने बताया कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं है इसमें। जी जी सर, तालमेल मैं बिल्कुल बिठा सकती हूँ, क्योंकि सर मेरे पास फैमिली का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉ सभी बहुत ही सपोर्टिव है और मेरे बेटे को भी वो लोग बहुत चीज़ संभाल रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, मुझे बहुत ही टाइम अपना बैंक को देना होता है। सुबह बीइंग एन ऑफिसर मुझे सुबह 10 बजे जाने का टाइम है, लेकिन मेरे आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा बैंक का पूरा वाइंड अप नहीं होता है, कैश नहीं मिलता है, आरबीआई तक सारी रिपोर्ट्स नहीं पहुँचती, तब तक हम बैंक को नहीं छोड़ सकते हैं। सर इवन नोटबंदी के टाइम पे भी रात की 3-3 बजे तक भी काम किया है। ऑडिट के टाइम पे सर हमें रात को कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। तो सर ये सारे चैलेंजेस मैं ऑलरेडी फेस कर रही हूँ और मैं अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, परिवार भी खुश है और मुझे लगता है कि सर परिवार का सपोर्ट है तो मैं सर हर तरह की जिम्मेदारी निभा सकूँगी। गीता पढ़ी आपने? जी सर। गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर गीता का मुख्य उद्देश्य है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। दुनिया का कोई ऐसा कर्म है जिसमें फल की चिंता नहीं करो? नहीं सर। फल के बिना तो कोई कर्म है ही नहीं। जी जी निष्काम कर्म योग गीता का पढ़ देखिए। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिया, अर्जुन युद्ध से निवृत्ति पाना चाहता था कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। गीता के ज्ञान के माध्यम से उसको युद्ध में प्रवृत्त किया गया और आज के ज़माने में तो अर्जुन अपने भाइयों से लड़ने में इतना आमादा है कि हमको ज्ञान तो वही देना है, लेकिन उस प्रवृत्त अर्जुन को निवृत्ति की तरफ ले जाना है। तो कहाँ तो लॉर्ड कृष्ण जैसे टीचर रहे, कहाँ अर्जुन जैसे स्टूडेंट रहे। तो वर्तमान परिक्षेप के अंदर गीता का ज्ञान किस माध्यम से हम दिया जाए कि वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए और ये अशांति का जो माहौल है इसके लिए शांति का भाव पैदा करें। मोह के बिना तो मनुष्य जीवन में देखिए, मोह तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मोह से हम दूर नहीं रह सकते।
और गीता में तो कहा गया है कि मोह तो दलदल है, जी इसमें आदमी फंस जाता है। और जो सरकारी तंत्र में मोह में फंस जाता है तो एक ऐसा महकमा भी रात दिन आंखें खुली रख के बैठता है, जो फिर अखबारों में आप रोज़ पढ़ रही हैं कि आजकल सरकारी अधिकारियों के ऊपर वज्रपात हो गया, उस जगह पर प्रशासन में उन अधिकारी को ट्रैप कर दिया गया। ये कई स्थिति आपके सामने आ रही है। अभी बैंक में ये स्थिति नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। ऑडिटिंग होता है, ऑडिट हो गया, ऑडिट के पैरा बन गए, उन पैरा के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं उनको ठीक करते, लेकिन यहाँ तो रात दिन आपको इन व्यवस्थाओं के बीच में ऐसा रहना पड़ेगा जैसे तलवार की धार पे चलना। जी मध्यम मार्ग को अपनाना आपके लिए जरूरी होगा। तो इस स्ट्रेस से दूर होने के लिए क्या करोगे? सर, स्ट्रेस हर फील्ड में होता है और आज भी जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं अपने बच्चे के साथ खेलती हूँ। स्पोर्ट्स मेरी हॉबी है, तो मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। और सर, जब हम सारी तरह की टेंशन लेके घर पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि फैमिली को देख लेना एक स्ट्रेस फ्री कर देता है। तो सर, सबसे इम्पोर्टेंट तो फैमिली है। इसके अलावा कुछ ऐसी लाइफस्टाइल ऐसी अपनाई जाए डिसिप्लिन, उसके नेचर के साथ रह करके, उससे भी सर स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। आप तो ऐसा खेल खेलिए जिसमें एक बार आदमी जितना प्रेशर से गेंद को ज़मीन पर डालता है उतनी लेवल से वापस ऊपर आती है। जी सर। है ना? दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है, बास्केट के खिलाड़ी जी रही सर। और टारगेट भी फिक्स होता है कि उसी जाली के अंदर अगर बॉल चली जाएगी तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। जी सर। यहाँ आपके टारगेट बहुत लंबे छोटे अलग अलग हो जाएंगे। आपको उस टारगेट के अंदर चारों तरफ से ऐसा दबाव आएगा कि हमें जनप्रतिनिधियों की बात माननी है। समय समय पर आपके स्थानांतरण होते रहेंगे, कई जगह से दूर चले जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, कभी कभी माँ बाप से, सास ससुर से मिलने के लिए भी आपको समय नहीं मिलेगा। इन परिस्थितियों में आप सामंजस्य कैसे बैठोगे? सर, इन परिस्थितियों में मैं किताबें पढ़ूंगी, गाने सुनूंगी सर, क्योंकि और जो फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड्स से बातचीत करके, अगर दूर हैं फैमिली तो मैं उनसे फ़ोन पे बातचीत करके अपना स्ट्रेस रिलीव करने की कोशिश करूँगी। आज का अखबार पढ़ा है आपने? नहीं सर, आज का नहीं पढ़ पाई मैं अखबार। आज की कल का पढ़ा है? जी क्या प्रमुख 5 खबरें बताओ। सर, एक प्रमुख खबर तो ये है कि सर बांग्लादेश के साथ में पीएम मोदी जहाँ मीट करने गए हैं तो तिस्ता पे समझौता हुआ है, तिस्ता पे बातचीत हुई है। और सर, एक स्वेज कैनाल में एक शिप फंस गया है, एक न्यूज़ उस पर थी। और सर, और बाकी मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। आज अखबार क्यों नहीं पढ़ा आपने? सर, ऐसे कोई रीज़न नहीं है। आपने अभी टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अपनी बात कही जी। और आपने कहा आप मैनेज कर लेंगे। जी। आज आप अखबार भी नहीं पढ़ पाए, जिससे लगता है कि आपके बातों में और विचारों में जो है विरोधाभास है। जी तो कैसे करेंगे? सर, मैं सुबह थोड़ा जल्दी निकली थी तो मैंने अखबार नहीं देखा था। और सच तो ये है कि सर मैंने कोशिश भी नहीं की पढ़ने की। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ना चाहती तो मैं पढ़ सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की। पुरुषार्थ का नाम सुना है? जी सर। क्या होता है पुरुषार्थ? सर, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को कहा गया है और ये ऐसी स्टेजेस है लाइफ की जो हमें जीनी होती हैं, जिसका फॉलो हमें करना होता है। इसमें शब्द हैं पुरुष, जी। महिला क्यों नहीं है? महिला अर्थ होता, हम्म। ये पुरुषार्थ ही क्यों है? सर, जब हमारी वैदिक काल में जब ये कंसेप्ट आया होगा पुरुषार्थ का, तो सर इन्होंने 4 जिसमें डिवाइड किया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म सर, धर्म की जो ग्रंथ नहीं, मैं उसकी तथ्यात्मक जानकारी नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि ये पुरुष कहीं पितृसत्तात्मक परिवार का वो इंगित नहीं करता। पुरुषार्थ महिला अर्थ भी तो हो सकता था। जी सर, हो सकता था। होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। तो अगर आप इसको नए संदर्भ में देखें तो क्या नाम देना चाहेंगे? सर, ना इसे पुरुषार्थ नाम देना चाहिए, ना इसे महिलार्थ नाम देना चाहिए। सर, इसे मनुष्यार्थ नाम देना चाहिए मेरे विचार में। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बैठिए। नेहा जी, आपका सिलेक्शन तो पक्का है? थैंक यू सर। थोड़ा सा शुरुआत जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है आपको। हाँ, शुरुआत में ये इस बार भी आपका सुधार नहीं हुआ है। क्वेश्चन मैंने रिपीट किया था लास्ट इंटरव्यू से कि आप क्यों बनना चाह रहे हो, ये आप अभी तक उसमें कंफ्यूज ही हो। हालांकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है पर शब्दों में नहीं आ पा रहा है। शब्दों में नहीं आ रहा है। आप ये सोचिए कि आप बैंक छोड़ करके प्रशासनिक अधिकारी क्यों बन रहे हैं, सीधा सीधा बोल दीजिए। छोड़िए सारे ये ताम झाम कहानियाँ। 3-4 कारण हैं, मुख्य कारण है, इतने कारण हैं, खुद ही से नहीं होगा। वो सैद्धांतिक स्वरूप मत दीजिए उसको, जी। सीधा बोल दीजिए। जैसा है वैसा बोल दीजिए।
ख़त्म हो जाएगा मामला। अदरवाइज़ क्या है कि आप उस ट्रैप में फंस गए तो 5 मिनट वहीं निकल जाएंगे और आपका इंटरव्यू हो सकता है गलत ट्रैक पे चला जाए। आप बोल दीजिए कि ठीक है फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है, लेकिन उसके बदले में जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो ज़्यादा संतोषप्रद हैं, जो आपको संतुष्ट करती है। ठीक है, क्योंकि आप और भी बता सकते हैं कि इसकी वजह इसकी तुलना में मुझे ये ज़्यादा कीमती लग रहे हैं, ये तो सिर्फ पैसा है, ये संतुष्टि है, तो कीमत इसकी ज़्यादा है। इस तरह से एक फाइनल स्टेज पर पहुंच जाइए। अभी भी विचारों में जो है वो हाँ अभी भी थोड़ा सा नहीं पहुंच पाए हैं, और ये क्वेश्चन आपसे 100% होना है। जाते ही प्रश्न यही होना है कि आप ठीक है ना, अच्छी खासी पोस्ट पे क्यों बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, किसी अच्छे व्यक्ति को लेंगे हम, आपको क्यों लें, आप ऑलरेडी सेटल्ड हो वहाँ पर, और सेंट्रल से आप यहाँ आ रहे हो या आपके जो ऑटोनोमस बॉडी वहाँ से यहाँ आ रहे हो, तो हमको और उनको तो किसी को फ़ायदा नहीं है, तो फिर क्यों लें। तो ये आपको एक अच्छा इसका आंसर तैयार करने की ज़रूरत है। और बाकी आपका मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन है वो आपका प्रॉपर है तो आपको समस्या नहीं आएगी, और आप वहाँ तक पहुँचने की काबिलियत रखते हैं जो यहाँ स्टेबल से डिमांड है, रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने पुरुषार्थ और महिला पे कहा तो आप वहाँ उस टारगेट पर पहुँच गए जो ज़रूरत है आज की। ओवरऑल ठीक है। कुछ आप सर कहना चाहें? बहुत अच्छा जवाब था, और सर ने जैसे बताया ना कि ये प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाएगा। एक बार प्रधानाध्यापक का इंटरव्यू चल रहा था और उसमें पहले जो लेक्चर हुआ करते थे उनका और प्रधानाध्यापक के ग्रेड में कोई फ़र्क नहीं था, तो उनको पूछा गया कि आप प्रधानाध्यापक बनना क्यों चाहते हैं, जबकि अभी जिस ग्रेड में वही ग्रेड वहाँ पर भी है। तो उन्होंने पूछा कि टाटा, बिरला, डालमिया जिस कंपनी के मालिक हैं उस कंपनी का जो प्रोडक्ट बनता है तो उनको फ़ख्र होता है कि ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो जहाँ जिंदगी प्रोडक्ट, जहाँ से विवेकानंद निकले, जहाँ से नेहरू जी निकले, जहाँ से लाल बहादुर शास्त्री निकलते हैं, ये विद्यालयों से निकलते हैं, तो उसका मैनेजर बनने में गर्व क्यों नहीं होगा एक लेक्चर को। लेक्चर तो 10 होते हैं लेकिन प्रोडक्ट का मैनेजर तो एक होता है ना। तो यहाँ नेतृत्व की बात आई, प्रशासन की बात आई है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी से बनूंगी तो मैं इससे भी ज़्यादा, मेरा विजन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, मेरा क्षेत्राधिकार बढ़ जाएगा। और अभी मैं जिन लोगों को बैंक में आकर केवल लोन ही लोगों को लोन देने वाले हैं वगैरह, उन लोगों से जिनके खाते होने से संपर्क कर रही हूँ, बहुत लंबे चौड़े सरकार की योजनाओं को लागू करने का काम पड़ेगा, तो लोगों में मेरा दायरा भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, है ना। इसलिए आपको सब जवाब पता है, बस उसको बुलेट फॉर्म में मतलब एक आंसर दे दीजिए, डिफरेंट चॉइस मत रखिए, एक आंसर। और ये पूछेंगे आपसे पहला प्रश्न, क्योंकि आप इतना टाइम भी हो गया ना जॉब में, सर्विस। फिर मैंने आपसे पूछा था एक बात कि आपको ज़्यादा लंबा समय देना पड़ेगा, परिवार दे सकते, तो उसका एक उदाहरण आप देंगे कि एक मोर्चे पे जाने वाला सैनिक और सैनिक अधिकारी होता है, वो भी अपने परिवार को साल में 15 दिन का समय दे पाते हैं, और आपातकाल की स्थिति में वो समय भी नहीं हो पाता। वहाँ वो अपने फ़र्ज़ को अदा करेंगे या मैं अपने फ़र्ज़ को अदा करूँगा, उसमें मुझे समय भी नहीं देगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। हाँ ठीक है, ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा आपका, और वे ऑफ स्पीकिंग और ये सब चीज़ काफ़ी प्रभावित करती है आपकी। लेकिन थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो आपके फील्ड से संबंधित जो कुछ चीज़ें बनी हैं उनकी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे कि निजीकरण किन किन बैंक्स का होना था, और ये सब चीज़ें ना बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं। तो आपके फील्ड से रिलेटेड जो भी नया चल रहा है उसकी कंप्लीट आपको जानकारी हो। जैसे सर ने टैक्स स्लैब के बारे में पूछा, उसमें भी कुछ चीज़ें और है तो आपको याद रहनी चाहिए। तो आपके फील्ड का नॉलेज तो पूरा हो, बाकी तो कोई इशू नहीं, काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, कुछ प्रश्न बस अच्छे से याद कर लीजिए आपकी फील्ड वाले, और जो आपसे ये पूछा जाएगा पहला प्रश्न, और फील्ड का जरूर, क्योंकि 8 साल सर्विस में है ना। आपसे एक प्रश्न किया गया है ना, पीएचडी करने का विचार है, आपने मना कर दिया। मना मत करना, आप समय मिला और अवसर मिला तो करेंगे। आप वहाँ रोक क्यों रहे हो अपने डेवलपमेंट को, आप रोक रहे हो डिसीजन अभी से लेके। ये डर लगता है क्रॉस क्वेश्चन ये बजेगा कि आप पीएचडी करना चाहते हो तो फिर आपको तो एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहिए। ये एक स्टूडेंट की नज़र है कि वो ये सोचते हैं कि यहाँ बैठे हुए व्यक्ति को जब आपकी ऐसी वर्सेटाइल नेचर पता चलता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि इसको न लें, जबकि ये इम्पैक्ट करता है कि ये इसने अपने जीवन में किसी भी समय का सदुपयोग किया है, कोई टाइम ख़राब नहीं किया है, और आगे भी जब समय मिलेगा तो और अच्छा करने के लिए प्रेरणा है, इसमें प्रेरित होती है अपना। तो आपके सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो ये इम्पैक्ट करता है उन पे कि ये हर मौके को जो है अपने डेवलपमेंट के लिए काम में लेना चाहते हैं। तो आप कभी भी ये ना कहें, जो आपको आपके नॉलेज में, आपकी स्टेटस में बढ़ावा कर रहे हैं वहाँ तो आपको हमेशा हाँ ही कहना है। बस समय आपको और परिस्थितियाँ अलाउ करेंगे तब आप ऐसा करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।